मेरा आकलन है निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। नरेश मीणा ने भी चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा। नरेश मीणा को अगर शुरुआत से देखते हैं तो विपक्ष कहता है कि लाभ तो पूरा पूरा आप ले गए, जो भी उसने कहा। 8 तारीख को बड़ी सभा। देखिए, हमारा विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो सदैव उनके घर पर भी कोई घटना हो जाती थी तो उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते थे। अंततः उपचुनाव में वोटिंग हो चुकी है। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि नतीजा क्या आएगा, किसके फेवर में जाएगा, कौन आगे है कौन पीछे है। सबके अपने अपने आकलन है और सब अपने अपने आकलनों के अनुसार ही एग्जिट पोल्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रमोद जैन भाया और बीजेपी के अंदर टक्कर नज़र आती है, किसी को बीजेपी नरेश मीणा में टक्कर नज़र आ रही है, किसी को कांग्रेस और नरेश मीणा के अंदर टक्कर नज़र आ रही है। सबके अपने अपने आकलन हैं। अब ये तो किस करवट बैठेगा वो पता लगेगा। लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जितेंद्र गोठवाल हैं। ये खंडार से विधायक भी हैं। साहब, सबसे पहला सवाल, एक रोचक उपचुनाव हुआ है, कैसा रहा आपके नज़रिए में, संगठन के नज़रिए से कैसा रहा ये चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का स्ट्रक्चर है, हम उस चुनाव को भी एक कार्यक्रम की तरह लेते हैं और हम लोग वो दल हैं जो 12 महीने काम करता है और उस नाते से हमारा बूथ तक स्ट्रक्चर है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बूथ तक का कार्यकर्ता है जो सक्रिय रहता है 12 महीने और हमारे कार्यकर्ताओं ने अंत में बहुत अच्छा काम किया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव भारी मतों से जीतने वाली है। ये तो 14 तारीख के नतीजे बता देंगे। हालांकि फलौदी सट्टा बाजार आपको बढ़िया भाव दे रहा है, 50-60 पैसे का भाव दे रहा है मोरपाल सुमन को। देखिए, मैं जो चुनाव को यहाँ से बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था, मेरा आकलन है निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। बाजार क्या कह रहा है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बाजार अगर अच्छा कह रहा है तो स्वाभाविक तौर पे तो अच्छा ही है, तो खुशी की बात है ना। बिल्कुल स्वाभाविक। एक महामंत्री सड़कों पे थे, पूर्व 2 बार रोड शो कर रहे थे। एक महामंत्री यहाँ बैठ के आपने बताया कि पूरा का पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपने कहा कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, पर जब हमने ग्राउंड पे जाके देखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि संगठन ने बहुत जोरदार चुनाव लड़ा। जो रणनीति संगठन की थी, वो आपकी संगठन की जो रणनीति थी वो बड़ी जोरदार और कामयाब वहाँ नज़र आ रही थी। देखिए, पार्टी संगठन में काम करते करते माननीय भजन लाल जी को भी बहुत लंबा अनुभव चुनाव का है। हमारी 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको भी एक लंबा चुनाव का अनुभव है। हमारे चुनाव के जो प्रभारी थे दुष्यंत जी, उनको भी एक लंबा चुनाव का अनुभव है। और निश्चित तौर पर मैंने जैसा आपको कहा कि हम राजनीतिक दल के साथ साथ ऐसा संगठन भी हैं जो 12 महीने काम करते हैं और हमारा संगठन ने नीचे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है जिसने काम किया। हमारे सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को नीचे तक लेकर गए हम लोग, युवाओं के लिए मान्य। उसमें तो कोई शक ही नहीं है साहब, आपके काम पे तो हम कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं रणनीति किसकी थी। नेचुरली मुख्यमंत्री जी की रणनीति थी, माननीय पूर्व महामंत्री जी की रणनीति थी। पूर्व महामंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान महामंत्री, सबने मिलकर रणनीति बनाई और मैं तो इम्प्लीमेंट कराने वाला था। उनका आदेश जो हुआ मुझे उसकी पालना करनी थी और हमने बैठकर उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किया। चुनाव को अगर देखा जाए तो ऐसा नज़र आया कि देखिए, जैसे कोई गाजर का हलवा बनाता है ना, सीजन के अंदर कितना क्या क्या डलेगा, बहुत ही नपा तुला अंदाज के अंदर चीज़ों को उपयोग किया गया, संसाधनों का उपयोग किया गया। पर एक सवाल आता है, क्योंकि आप पूर्वी राजस्थान के विधायक भी हो, पूर्वी राजस्थान की बीजेपी लीडरशिप को इस चुनाव से पूरी तरीके से बचा के साइड में रखा गया, क्यों? देखिए, वहाँ के क्षेत्र से जिस नेता की डिमांड आई, जितना समय जिसको देना था, जिस गांव में देना था, जिस बूथ पर देना था, मैंने आपको कहा हमारा बूथ स्तर पर काम है, वहाँ से जिनकी डिमांड आई हमने उनको भेजा और स्वाभाविक तौर पर जिनको और काम में नहीं लगाया गया था वो सभी लोग चुनाव में लगे। प्रत्यक्ष रूप से सबने पार्टी का काम किया और हम लोग जीतेंगे। गोठवाल जी, आपने कहा कि जिनकी डिमांड आई पार्टी ने उनको भेजा, रणनीतिकारों ने उनको भेजा, आप लोगों ने उनको भेजा। तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कोई डिमांड नहीं आई, जितेंद्र गोठवाल महामंत्री की कोई डिमांड नहीं आई, ये हाड़ौती क्षेत्र में बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं क्या? देखिए, मैंने आपको कहा कि डिमांड माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब मुझे निर्देश मिलता रहा, उन लोगों को हम लोग भेजते रहे, डिमांड जिनकी आई उनको भेजते रहे। किसको अप्रत्यक्ष रूप से काम करना था, किसको प्रत्यक्ष रूप से काम करना था, ये उन्होंने तय किया
और निश्चित तौर पर मैंने जैसा कहा कि मुझे आदेश हुआ कि हेडक्वार्टर पर बैठ के तो चुनाव हो चुका कि अभी भी रणनीति नहीं खोलेंगे, या 12 महीने वाली चुनाव वाली पार्टी अभी भी रणनीति नहीं बताएगी? पता नहीं इस रणनीति का खुलासा आगे 2028 के में अपने आप हो जाए तो हो जाए। मैंने आपको कहा कि हम लोग संगठन हैं और हमारे को जो मार्गदर्शन ऊपर से दिया जाता है उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जैसा आदेश हुआ वैसा हमने काम किया। परिणाम 2 दिन बाद आ ही जाएगा। परिणाम तो आ जाएगा साहब, परिणाम में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी चेहरे की चमक ही बता रही है कि परिणाम तो क्या आने वाला है, वो आपको जानकारी है। नरेश मीणा ने भी चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा। नरेश मीणा को अगर शुरुआत से देखते हैं तो देवली उनियारा के अंदर भी चुनाव लड़ा, समरावता का एक थप्पड़ कांड हुआ, जेल जाना पड़ा, जेल के बाद में बड़े बड़े आंदोलन हुए, भीड़ इकट्ठी हुई, फिर एकदम से जमानत हो गई, बाहर आ गया, मुख्यमंत्री के लिए बड़ा मुखर रहा। लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री के लिए मुखर ना होके बाकी जगहों पे वो ज़्यादा मुखर नज़र आया, कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा मुखर नज़र आया, आपकी ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पे ज़्यादा मुखर नज़र आया। इसको किस तरीके से देखेंगे? क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा रहा है क्या इस चुनाव की? देखिए, उनको क्या बोलना है वो उन्होंने तय करना था, और उनको चुनाव में किस स्टेटमेंट से लाभ मिलना था ये उन्होंने तय करना था। और जैसा आप मुझे बता रहे हैं ये उनका निर्णय था, उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया, वो जो उनको ठीक लगता वो किया। साहब, आपका विपक्ष कहता है कि लाभ तो पूरा पूरा आप ले गए, जो भी उसने कहा किया करा उसका पूरा लाभ आपको मिला। 8 तारीख को बड़ी सभा की जाती है, उसके अंदर भी वो मुख्यमंत्री या भाजपा के ऊपर हमलावर नज़र नहीं आए। कोई भी हमलावर वहाँ पे गिनती के लोग थे, उन पर नज़र आए। देखिए, हमारा विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो सदैव उनके घर पर भी कोई घटना हो जाती थी तो उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते थे। मुझे लगता है वो आदत से मजबूर हैं और ऐसा ही वो लगातार करते आए हैं, और जब जब भी इस तरह के विषय आते हैं तो वो उनके पास इसके अलावा कोई मसाला है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। साहब, एक सवाल का जवाब दे दो। आपने कहा कि उनके घर में भी कुछ घट जाए तो वो आरोप भाजपा पे लगा देते हैं, तो क्या भाजपा वास्तव में उनके घर में कुछ घट रहा है उसके लिए जिम्मेवार नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। उनके घर की घटना के तो जिम्मेदार वो खुद ही है। और मुझे लगता है कि जब सत्ता में थे वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतनी परेशानी में उन्होंने समय निकाला है, और कभी भी उनको नया नेतृत्व तो पसंद नहीं आया। आप देखेंगे उनके दल के नेताओं को ही उन्होंने टारगेट किया, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे लगता है एक सज्जन व्यक्ति को तो बोलने में भी शर्म आती है। तो मुझे लगता है ये गहलोत साहब का स्वभाव है और स्वभाव के अनुकूल वो कर रहे हैं। पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। हमने कभी इस तरह का वक्तव्य जारी नहीं किया। वक्तव्य नहीं दिया, मतलब हालांकि बिना वक्तव्य के कर दिया। हम ना तो इस तरह की रणनीति बनाते हैं, ना उस पर काम करते हैं, और ना इस तरह का वक्तव्य देते हैं। हम पार्टी संगठन का काम करने वाले लोग हैं। हमारी सरकार होती है तो हमारा प्रयास रहता है कि जनता को उसका लाभ मिले, उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। अंता के चुनाव में आपके रोड शो के अंदर एक नज़ारा देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में मंच पे हैं, वो गाड़ी पे मौजूद हैं। माइक पूर्व सीएम वसुंधरा जी के हाथ में है और वो गिना रही हैं कि सीएम साहब यहाँ पे बस अंदर नहीं आती हैं, सीएम साहब यहाँ पे ये कमी है। और मुख्यमंत्री जी बड़ी सहजता के साथ एक कॉपी के ऊपर इस सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं। चुनाव हो गया, वोट हो गए। उसके बाद में इसी सीन के ऊपर को देखते हुए अशोक गहलोत एक बयान जारी करते हैं। वो ये कहते हैं कि वसुंधरा जी तो ज़्यादा काबिल हैं, लायक हैं, पर उनको घर बैठा रखा है। भजनलाल जी का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बयान को इस सीन के साथ में किस तरीके से देखें? क्या कोई पैचअप अगर हो रहा था तो वो समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष को, या कुछ और स्थितियां परिस्थितियां हैं जो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, या गहलोत जी किसी और इशारा करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल में व्यक्ति का रोल बदलता रहता है। जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय वो उनका अलग रोल था। आज भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं तो उनका अलग रोल है। नेचुरली क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता चुनाव लड़ते हैं, या सांसद हों या विधायक हों, तो अपने परिवार के मुखिया होने के नाते अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। और आज हमारे परिवार के मुखिया के नाते ये आप एक बड़ा बयान जो है आपने दे ही दिया है, यूँ मान लीजिए।
अशोक गहलोत भी तो इसी बात से परेशान हैं। उन्होंने भी तो ये बयान इसीलिए जारी किया है। आपने कहा है कि परिवार के मुखिया होने के नाते मुखिया के आगे सारी मांगें रखी जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या वसुंधरा जी ने भी परिवार का मुखिया मान लिया, हेड ऑफ द फैमिली मान लिया? आपने ही बताया मुझे अभी कि उन्होंने डिमांड की और उन्होंने एग्री किया। हाँ। मुख्यमंत्री के नाते उन्हें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की डिमांड को मानना चाहिए, उन्होंने माना। उन्होंने माना। तो अशोक गहलोत जी ने भी तो ये बयान इसी नज़ारे को देख के जारी किया है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि अशोक गहलोत जी नए नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे उनका दल हो या कोई और दल हो। उनको लगता है कि उनकी आयु के जो लोग हैं या जो अशोक गहलोत जी स्वयं हैं, जब तक वो रहें सत्ता में काबिज रहें। लेकिन ये जनता है, समय समय पर आईना दिखाती है, और आज वो विपक्ष में बैठे हैं, उसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए। देखिए साहब, अंता का उपचुनाव की जब घोषणा हुई थी, हम उस दिन से चर्चा कर रहे हैं। हम निरंतर इस बात को करते आ रहे हैं कि क्या घट रहा है। एक माइलस्टोन बनने वाला है 2028 के चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जितेंद्र गोठवाल मेरे साथ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले इसी पद पे आसीन थे और निरंतर आसीन थे और एक लंबे समय तक आसीन थे। रणनीति यहीं से बनाई जाती है। इन्होंने हालांकि कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अगर घर में भी कुछ घट जाए तो उसके लिए वो भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं, पर भाजपा का कोई लेना देना उस बात से होता नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा था ये चुनाव बहुत कुछ देके जाएगा। एक नज़ारा जिसकी बात जो चर्चाओं में रहा सोशल मीडिया पे भी ज़बरदस्त तरीके से, वो था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मांग गिनाना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। कहीं ना कहीं वो चीज़ सब चर्चा कर रहे थे। आज महामंत्री जी ने भी ये बात मान ली है। हेड ऑफ द फैमिली को ही तो बताया जाता है कि क्या क्या कमियां हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पे जो नहीं मानने वाले थे, उन्होंने भी हेड ऑफ द फैमिली स्वीकार कर लिया है। अंता चुनाव और भी बहुत कुछ दे के जाएगा। रणनीति आगे तक की तैयार है और मैं एक बार फिर जिम्मेदारी से इस चीज़ को कह रहा हूं कि 2028 के चुनाव को सीधे रूप से ये प्रभावित करेगा। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे ये बता देंगे कि रणनीतिकार जो है वो कोई नौसिखिया नहीं है, एक बहुत अनुभवी व्यक्ति है जिसने पूरी तरीके से प्रदेश को अपने काबिज में लेना शुरू कर दिया है। गोठवाल जी, धन्यवाद आपका। रणनीति तो आपने बताई नहीं, मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कहीं कुछ तो सच्चाई है। देखिए, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि हमारे नेताओं की रणनीति को आपने पॉइंट आउट किया और स्वीकार किया कि अच्छी रणनीति बनी और हमने अच्छा चुनाव लड़ा और अच्छा परिणाम आएगा। चलिए साहब, अच्छा परिणाम आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।